मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज पोखरण। आज हम चर्चा करेंगे कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा इस सत्र से चालू किए गए नए विषय आनंदम के बारे में। आनंदम विषय मी नॉट यू यानी मैं नहीं आप की भावना से छात्रों को समाज से जोड़कर समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। इस विषय को लागू करने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों में सेवा की भावना विकसित करना, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना और उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना है। आज की युवा पीढ़ी को संवेदनशील बनाकर सामाजिकता की ओर ले जाना है। उनको देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है। जिनके प्रति वे असंवेदनशील हो गए हैं, पुनः उनसे जुड़कर छात्रों को रचनात्मकता एवं संवेदनशीलता प्रकट करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के साथ साथ नेतृत्व के गुणों को भी निखारेगा। इससे उनकी कैरियर की संभावनाएं भी प्रबल होगी। आनंदम विषय पूर्णतया छात्र वर्ग में सामाजिक सौहार्द, प्रसन्नता एवं सकारात्मकता के संस्कार को पुनः स्थापित करने की दशा में एक प्रयास है। अब हम देखते हैं कि इस विषय का हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो आनंदम विषय एक गतिविधि आधारित अनिवार्य विषय है, यानी इस विषय की लिखित परीक्षा नहीं होगी। यह पूर्णतः प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी छात्रों के द्वारा जो गतिविधियां की जाएगी उन्हीं के आधार पर इनका मूल्यांकन होगा। यह विषय वर्तमान सत्र से स्नातक प्रथम वर्ष, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम यानी संकाय से हो, चाहे वो कला वर्ग से हो, वाणिज्य वर्ग से हो या विज्ञान विषय से हो, चाहे प्रथम वर्ष का विद्यार्थी नियमित हो या स्वयंपाठी हो, दोनों के लिए ये अनिवार्य होगा। इसी तरह स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के छात्रों पर भी यह विषय लागू होगा, यानी उनके लिए भी यह विषय अनिवार्य विषय होगा। स्नातक द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थी यदि स्वेच्छा से इसमें भाग लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। वैसे वर्तमान सत्र में यह सिर्फ स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए ही अनिवार्य विषय होगा। इस विषय के हमारे जो अंक है वो 100 होंगे और यह हमारा पूर्णतः प्रायोगिक विषय है। इस विषय की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।
इसके साथ में इसके जो भी मार्क्स आएंगे उन मार्क्स को छात्रों की मार्कशीट में अन्य 3 विषयों के साथ में जोड़ा जाएगा। यानी अन्य 3 विषय के जो मार्क्स आएंगे उन मार्क्स के साथ में आनंदम विषय के मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा। अब हम देखते हैं कि आनंदम का पाठ्यक्रम क्या है। तो आनंदम का पाठ्यक्रम व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य ही आनंदम विषय का पाठ्यक्रम है। यानी इसका कोई पर्टिकुलर एक सिलेबस नहीं है। इसमें छात्रों के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य किया गया है वो ही आनंदम विषय के पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। अब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को 2 प्रकार की गतिविधियां दी जाएगी। एक होगी हमारी व्यक्तिगत गतिविधि और दूसरी होगी सामूहिक गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन समाज हित या किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना होगा और इसके लिए उसे एक डायरी बनानी होगी और उस डायरी में उसके द्वारा प्रतिदिन किए गए अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करना होगा और इस डायरी को सत्र के अंत में जो कॉलेज के द्वारा प्रभारी मेंटर नियुक्त किया गया है उनको जमा करानी होगी। अब हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत गतिविधि है उस व्यक्तिगत गतिविधि में हम किस किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिगत गतिविधि में हम जैसे सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी हम अपने आसपास के परिवेश, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल या कार्यालय में जो बिजली, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो यदि उपयोग में न आ रहे हो तो उनका स्विच ऑफ करके हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी तरह हम आसपास के परिवेश या जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर व्यर्थ बहने वाले नल से जो पानी व्यर्थ में बह रहा है उसको नल को बंद करके हम पानी को बचा सकते हैं। या जो गरीब या विशेष आवश्यकता समूह वाले वर्ग के लोग हैं उनको हम कुछ भोजन, कपड़ा, पानी या अन्य उनको कोई ज़रूरत का सामान उपलब्ध करवाकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत पेपर वेस्टेज को रोककर यानी हम जो जिस कागज़ पर लिख रहे हैं उसको एक ही तरफ न लिखकर उस कागज़ का दोनों तरफ से उपयोग करके हम वृक्षों को बचा सकते हैं। इसके अलावा हम और पौधे लगाएं, पौधों को सींचें, ये भी हमारा व्यक्तिगत रूप से किए गए अच्छे कार्यों की श्रेणी में आता है। इसके साथ हम व्यक्तिगत स्तर पर हम जो किसी से बात करें तो उनसे नम्रता से
बात करें तो जो विशेष रूप से गरीब और लोग हैं उनसे हम विनम्रतापूर्वक बात करें, यह भी हमारे अच्छे कार्यों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि हमें कभी रास्ते में, सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर हमें किसी व्यक्ति का पर्स या कोई ज़रूरी सामान पड़ा मिला है तो हम उस सामान को उस व्यक्ति तक पहुंचाकर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जो अपना वर्तमान जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है या उसके संबंध में कोई परेशानी आ रही है तो हम उसको उसके बारे में समझाकर या उसको सहायता करके हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद को हम कुछ डोनेशन या गिफ्ट देकर, उपहार देकर, या हम ऐसे व्यक्ति को जिन्हें हम नापसंद करते हैं उन्हें उपहार देकर उनके चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति जानवरों के साथ में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उनके पास क्रूरता से पेश आ रहा है तो ऐसे करने से उनको रोक सकते हैं हम। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको हम व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो हम उसको हाथ पकड़ के सड़क पार करवा देते हैं, या हमारे जो सार्वजनिक स्थान है उन पर प्लास्टिक, कचरे या टायर को जलाने से उनको हम हतोत्साहित कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति महिलाओं को छेड़छाड़ कर रहा है या महिला के उत्पीड़न को हम रोक सकते हैं। पड़ोसी दोस्त की मदद के लिए हम समय निकालना भी हमारे व्यक्तिगत अच्छे कार्यों की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यदि हम कहीं लिफ्ट और में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं और हम सीट पर बैठे हैं और कोई वृद्ध, बीमार या महिला खड़ी सफ़र कर रही है तो हम अपनी सीट उनको देकर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तेज़ ध्वनि पर संगीत न बजाकर छात्र, वृद्धजन और पड़ोसियों के लिए हम शांति कायम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमें दिन प्रतिदिन हमें आसपास के वातावरण में देखने को मिलते हैं। हम अपने आसपास के गली मोहल्ले को भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से करके हम अपने समाज को स्वच्छ, समाज के प्रति हम संवेदनशील हो सकते हैं। तो ये सारे कार्य हमारे व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि सामूहिक गतिविधि। तो आनंदम विषय की पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा है सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधि से तात्पर्य 8 से 10 छात्रों के समूह द्वारा समाज हित एवं विशेष रूप से ज़रूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजना को अपनाना है। इसमें छात्रों का जो समूह बनाया गया है उस समूह में एक छात्र को समूह का लीडर बनाया जाएगा और इस छात्र समूह द्वारा प्रति सेमेस्टर, यदि सेमेस्टर वाइज है तो प्रति सेमेस्टर, और यदि वार्षिक योजना के अनुसार परीक्षा होती है तो वार्षिक रूप से एक सामूहिक सेवा परियोजना छात्रों को
प्रतिवर्ष पूरी करनी होगी। अब इस परियोजना में यानी ये ग्रुप के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको हम ग्रुप में कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम सेव वाटर या सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु जो चिन्हित क्षेत्र है, कॉलोनी, ऑफिस, वहाँ पर हम नारे, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं या इसके लिए जागरूक करने के लिए अभियान चला सकते हैं। इसके अलावा कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कॉलोनी या क्षेत्र में हम इस ऐसे कार्यक्रम को अपना सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि मॉनिटरिंग ऑफ अनऑथराइज कटिंग ऑफ ट्रीज यानी जहाँ कहीं भी हम देखें कि पेड़ों की अवैध रूप से कटाई वगैरह हो रही है तो उसकी हम निगरानी करके उनको हम बचा सकते हैं, यानी निगरानी से संबंधित योजना के साथ भी हम कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम और वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रम से जुड़कर भी हम समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो डोनेशन है यानी क्रिएशन ऑफ बुक, फूड, क्लोथ और मोबाइल बैंक यानी हम किताबों की, भोजन या कपड़े या मोबाइल जो काम में नहीं आ रहे हैं वो हम एक समूह बनाकर या जिन व्यक्तियों के पास में आधिक्य है या हम भामाशाहों से इकट्ठा करके हम इस प्रकार की एक बैंक बना सकते हैं और उसमें किताबों, भोजन, कपड़ों और मोबाइल से संबंधित सामग्री ज़रूरतमंदों को हम वितरित कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जो रिस्टोरेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ लोकल हेरिटेज साइट्स है, इसके अंतर्गत हम जो हमारे स्थानीय विरासत स्थलों एवं पर्यटक जो स्थल है उनके जीर्णोद्धार एवं पर्यटन मानचित्रों पर उनका प्रचार प्रसार संबंधी हम कार्य भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीमार व्यक्ति है उनके लिए अस्पतालों के साथ टाई अप करके या उनसे समन्वय स्थापित करके गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की चिकित्सा जांच शिविरों का हम आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम नशा मुक्ति शिविर का भी आयोजन कर सकते हैं। हम आसपास के एरिया में या किसी निश्चित क्षेत्र का हम चिन्हीकरण करके उस क्षेत्र में किए जाने वाले नशे के प्रति लोगों को जागरूक करके उनसे होने वाले दुष्प्रभाव को बताकर और उनको उस नशे से बचाने के लिए भी हम या नशे से दूर रखने के लिए भी हम अभियान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से हमारे ऐसे कार्य हैं जिनको हम सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसमें हम महिलाएं, बच्चों, वृद्धों के जो उत्पीड़न होता है उनसे संबंधित निगरानी करके हम समाधान कर सकते हैं। बुनाई, रंगाई, मांडना, लोकगीत, पांडुलिपियाँ, ऐसी कई जो स्थानीय कलाएं हैं उन कला रूपों को पुनर्स्थापित करके उनका प्रचार प्रसार करके हम समूह का गठन करके इस तरह की परियोजना को भी हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारे जो हेल्थ को लेकर जो एक कॉन्शियसनेस है जिसको हम सामूहिक योग के द्वारा सामूहिक योग ध्यान के लिए विशिष्ट समूह
जैसे आयु वर्ग, लिंग आदि के प्रशिक्षण का कार्यक्रम का भी हम आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे क्षेत्र के आसपास के जितने भी कुएं, बावड़ियाँ हैं या जल स्रोत हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए भी समूह का गठन कर सकता है, या वर्षा जल या सौर ऊर्जा जो संचयन है उनके लिए भी लोगों को प्रेरित कर उनके संबंध में तकनीकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो घायल और बीमार गायें या जानवर है उनकी देखभाल हेतु भी हम योजना बना सकते हैं। इसके साथ पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़कों, प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए एक क्षेत्र या कॉलोनी को अपनाकर हम इस संबंध में सामूहिक परियोजना तैयार कर सकते हैं या सामूहिक परियोजना पर हम कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो स्थानीय लोगों के लिए जो सार्वजनिक उद्यान या पार्क बनाया गया है उसके रखरखाव के लिए भी कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ऐप्स के बारे में भी हम युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हम हमारे इलाके में या आसपास में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अन्य सरकारी योजनाओं में भी भागीदारी अपना सकते हैं। यानी समूह के रूप में बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको करने से हम समाज के प्रति समाज में जागरूकता ला सकते हैं और समाज के प्रति संवेदनशील बनकर हम उनके कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस गतिविधि का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। यानी आनंदम विषय है, उस आनंदम विषय का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। तो इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि इस विषय का कोई सिलेबस नहीं है। यह छात्रों के द्वारा किए गए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों पर आधारित होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आनंदम यानी हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई भी कार्य जिसे हम किसी अन्य व्यक्ति के चेहरों पर प्रसन्नता या खुशी का भाव ला सकें और हमें भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुए, वो ही हमारा सिलेबस है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें मूल्यांकन हमारा किस प्रकार किया जाएगा। तो मूल्यांकन के लिए सबसे पहले जो व्यक्तिगत गतिविधि है उसको आपको प्रतिदिन एक दैनिक डायरी में नोट करना है। तो इस दैनिक डायरी के अंक होंगे सेमेस्टर वाइज पद्धति के अंतर्गत 5, यानी प्रति सेमेस्टर डायरी के 5 और वार्षिक पद्धति के अंतर्गत इस डायरी का जो अंक होंगे वो 10 होंगे। इसके अलावा जो हमारे द्वारा सामूहिक परियोजना पूरी की जाएगी उस परियोजना की हमें सबसे पहले एक निर्धारित प्रारूप में रूपरेखा तैयार करनी होगी और उस रूपरेखा का जो अंक होगा सेमेस्टर वाइज में होगा, प्रति सेमेस्टर 10 अंक और वार्षिक योजना के अंतर्गत रूपरेखा का 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में किसी एक दिन को आनंदम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन छात्रों और मेंटर्स के द्वारा किए गए अपने कार्यों को से संबंधित प्रदर्शन और चर्चा की जाएगी। अब छात्रों के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो प्रतिदिन किए गए व्यक्तिगत कार्यों को डायरी में नोट भी करना है, उनके फोटोग्राफ्स भी लेना है और उनके वीडियोस भी तैयार करने हैं। तो आनंदम दिवस पर छात्रों की जो उपस्थिति व भागीदारी है उसके भी अंक निर्धारित किए गए हैं।
सेमेस्टर पद्धति में प्रति सेमेस्टर भागीदारी के 10 अंक और वार्षिक पद्धति में भागीदारी उपस्थिति व भागीदारी के 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण आ रही है वो है हमारी सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना जिसकी हमने रूपरेखा तैयार की है उसको वर्ष भर किए गए कार्यों के आधार पर सत्र के अंत में हमें वो कॉलेज में जमा करानी होगी। उसके लिए हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस परियोजना के रिपोर्ट के जो अंक होंगे वो सेमेस्टर पद्धति में प्रति सेमेस्टर 25 अंक और वार्षिक पद्धति में परियोजना रिपोर्ट के अंक होंगे 50। इस तरह हमारा यह पेपर कुल 100 अंकों का होगा। अब आपको इसके साथ में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो 50 अंक की है उसके भी कुछ निर्धारित मानदंड यानी मूल्यांकन के आधार दिए गए हैं। वो इस प्रकार होंगे कि छात्र समूह द्वारा अपनाए गए प्रोजेक्ट की गतिविधि के जो वीडियो वगैरह बनाए गए हैं उन वीडियो के 10 अंक होंगे। सामाजिक गतिविधियों में छात्रों का जो योगदान एवं सहभागिता है उसके भी 10 अंक होंगे। समस्याओं का निस्तारण, चुनौतीपूर्ण मसलों पर कार्य और रचनात्मकता के संबंध में 30 अंक होंगे। इस तरह जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जिसको सत्र के अंत में प्रस्तुत करनी है जो 50 अंकों की है उसका अंकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। अब मैं समझती हूँ कि बहुत से विद्यार्थी इस विषय को लेकर कंफ्यूज थे, तो उनका कन्फ्यूज़न काफ़ी हद तक दूर हो गया होगा। धन्यवाद।